छात्रों नमस्कार। इस भाग में हम बात करेंगे कक्षा 11 में जो स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण में थी है उसकी बात करेंगे। ये कक्षा 11वीं के अध्याय 1 का लास्ट पार्ट है। स्टोइकियोमेट्री नामक जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्टोइकियोन प्लस मेट्रोन। स्टाइकियोन का मतलब होता है तत्व और मेट्रोन मतलब होता है मापन। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसका मतलब तत्वों का मापन। यहाँ हम स्टाइकियोमेट्री का मतलब ले रहे हैं जिसमें अभिकारक क्रियाकारकों के द्रव्यमान, उनके आयतन संबंधी गणनाएं की जाती हैं। इसके अंतर्गत रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभिक्रिया में संलग्न अभिक्रियक यानी अभिकारक, रिएजेंट और उत्पादों की संबंधित गणना करते हैं। आइए हम सबसे पहले रासायनिक समीकरण को समझें। रासायनिक समीकरण में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक वाम पक्ष और दूसरा है दक्षिण पक्ष। जो बाएं तरफ लिखा जाता है वो क्रियाकारक कहलाते हैं, दाएं तरफ लिखे जाते हैं वो अभी उत्पाद कहलाते हैं या क्रियाफल कहलाते हैं। तो जो तीर के बाएं ओर होते हैं ये पदार्थ रासायनिक क्रिया के पहले मौजूद होते हैं, और जो दाहिने और पदार्थ प्राप्त हैं वो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, इसलिए उन्हें क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। अब वैसे तो रासायनिक समीकरण से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, बशर्ते वो उसके लिखने पर निर्भर करता है कि उसमें आपने क्या क्या लिखा है। सामान्यतः सरल सा रासायनिक समीकरण लें तो उसमें अभिकारकों के अणुसूत्र लिखे जाते हैं और दाहिनी तरफ उत्पादों के अणुसूत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण है देखिए, CH4 + 2O2 बनता है CO2 + 2H2O। में हमने कोष्टक में जी लिखा हुआ है। यहाँ पर जी उसकी स्टेट दिखाता है ये कौन सी अवस्था में है। ये सारे के सारे गैसीय अवस्था में है, इसलिए हमने जी लिखा है। इसमें कुछ और संकेत भी लिखे जाते हैं, जैसे अगर L लिखा है कोष्टक में, L मतलब लिक्विड यानी वो पदार्थ द्रवावस्था में है। यदि S लिखा है तो वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। सूत्रों के पहले एक संख्या लिखी रहती है, जैसे यहाँ पर 2O2 लिखा है, इसका मतलब ये है ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। ये मोलों की संख्या व्यक्त करता है। यहाँ पे अपन देखें तो मेथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और पानी का 2 मोल बनाता है। इसके अलावा समीकरण में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इसमें आप उत्प्रेरक की अवस्था भी लिख सकते हैं, उत्प्रेरक का नाम लिख सकते हैं। इनको तीर के ऊपर लिखा जाता है ज़्यादातर। कभी कभी हम यहाँ पे कुछ कंडीशन भी लिख देते हैं, जैसे गर्म करना है तो गर्म करने के लिए डेल्टा का चिन्ह बना देते हैं, या यदि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में है तो हम तीर के ऊपर H लिख देते हैं। यदि कोई गैस बनती है तो हम ऊपर की ओर तीर कर देते हैं, जैसा ही बना है ऊपर तीर, या अवक्षेपण होता है तो हम नीचे की ओर तीर लगा देते हैं। यदि ऊष्मा निकलती है तो उसको हम धन में लिख देते हैं समीकरण के साथ, और यदि अवशोषित होती है तो ऋण में लिख देते हैं। और यदि हम इसको डेल्टा H के पदों में लें तो ये उसका चिन्ह बदल जाता है। किसी में अलग से अगर डेल्टा H बराबर प्लस में लिखा है तो उसका मतलब उस समीकरण में ऊर्जा अवशोषित हुई, यानी ऊर्जा जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रही है। और यदि माइनस में डेल्टा H का मान लिखा है तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कहीं कहीं और कुछ चीज़ें भी लिखी मिलती हैं। डाइल्यूट लिखा है, DIL लिखा है, तो ये डाइल्यूट का फुल फॉर्म माने शॉर्ट फॉर्म है। DIL पॉइंट लगा रहता, तो ये तनु है। तनु मतलब है जो पदार्थ है, अब क्रियाकारी विशेष पदार्थ है उसकी मात्रा कम है और उसके विलायक की मात्रा बहुत अधिक है। दूसरा है कंसनट्रेटेड NeCO, ये कंसनट्रेट का फुल फॉर्म है।
हिंदी में सांद्र बोलते हैं। इसमें ये है कि ब्लैक की तुलना में जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा काफ़ी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब AQ लिखा है, AQ का फुल फॉर्म रहता है एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय, यानी ये जलीय विलयन है। एल्कोहलिक लिखा है, यानी ALCH, ये एल्कोहलीय विलयन है, यानी ये जो भी क्रियाकारी पदार्थ है वो एल्कोहल में घुला गया है। इस तरह से हम समीकरण में बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी लग जाती हैं। यहाँ पे जैसे हमने जो समीकरण देखा ऊपर, जो CH4 + 2 CO2 बराबर है CO2 + 2H2 है। यहाँ का मतलब है यहाँ पर मेथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और जल का 2 मोल बनाती है। अब चूँकि यहाँ आप देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस या मेथेन है, इसका 1 मोल के द्रव्यमान कैसे निकालते हैं आपने पहले पढ़ लिया है। कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 12 धन 4 बराबर 16 हो जाएगा। ये 16 ग्राम रहेगा। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 ग्राम, 32 और 2 मोल हैं तो 32 दूनी 64 ग्राम, यानी 16 ग्राम मेथेन ऑक्सीजन के 64 ग्राम से क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा 12 धन 32 बराबर 44 ग्राम। इसके 44 ग्राम होंगे और जल के होंगे 2 16 2 18 दूनी 36 ग्राम। इस तरह से आप हम समीकरण के आधार पर हम पदार्थों का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल आप याद कर सकते हैं, इसको सूत्र भी देख सकते हैं। किसी के मूलों की संख्या आपको निकालना है तो आप उसके द्रव्यमान में अणु द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो मूलों की संख्या निकल आएगी। यदि हमें मूलों की संख्या पता है, अणु द्रव्यमान पता है और तो हमें रिएक्टेंट का द्रव्यमान निकालना है, तो ये मूलों की संख्या में अणु द्रव्यमान का गुणा कर देंगे तो हमें उसका द्रव्यमान निकल आएगा। अणुओं की संख्या अगर निकालना है आपको पर्टिकुलर, तो आप मूलों की संख्या में एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुणा 10 से गुणा करके निकाल सकते हैं। यदि हमें अणुओं की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान दिया है, अणु द्रव्यमान दिया है, तो इस तरह भी लगा सकते हैं, द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान गुणे एवोगाड्रो संख्या। आप घनत्व निकालना चाहें तो आयतन बटे द्रव्यमान आप जानते ही हैं। यहाँ पे एक पद और महत्वपूर्ण है, सीमांत अभिकर्मक। जब भी हम स्टोइकियोमेट्री गणना करते हैं, नहीं 10 समीकरणमिति गणना करते हैं, तो हमें यहाँ एक सीमांत अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस जब जो रिएक्शन मिक्सचर है, यानी जो रिएक्शन का जो मिश्रण है, क्रियाकारी मिश्रण में जो मात्राएं होती हैं, वो मात्राएं वास्तव में समीकरण के अकॉर्डिंग नहीं होती, जितनी सैद्धांतिक रूप से चाहिए उतनी ना हो करके कोई एक अभिकर्मक कम होता है। तो जो अभिकर्मक कम होता है वो पहले ख़त्म हो जाता है। अभी समीकरण पर निर्भर करेगा कौन सा अभिकर्मक पहले समाप्त होता है। तो जो पहले समाप्त होता है वो क्रिया को बंद कर देता है, उसकी समाप्त होने में क्रिया बंद हो जाती है, यानी वो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। इसीलिए हम ऐसा अभिकर्मक जो पहले समाप्त हो जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे यहाँ पे यही उदाहरण लें जो आपने ऊपर लिया है, CH4 + 2O2 बराबर CO2 + H2O। इनमें मान लिया हमने अपक्रिया की जो पात्र है उसमें हमने 100 ग्राम मीथेन लिया, यानी हमने जो भी चैम्बर है उसमें 100 ग्राम ऑक्सीजन ली। अब ये दोनों चीज़ें हमने 100 ग्राम ली हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि मीथेन के 100 ग्राम में कितने मूल होंगे 6.25 मूल। ऑक्सीजन के 100 ग्राम में मूल होंगे 100/32, यानी 3.125 मूल। अब आप अपक्रिया के समीकरण में देखें कि मीथेन के 1 मूल के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा होती है 2 मूल। तो यहाँ पे हम अगर 6 मूल मीथेन का पूर्ण दहन करना चाहें तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होगी 12.50 मूल, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी नहीं है। तो जितनी ऑक्सीजन होगी वहाँ तक तो दहन होता रहेगा, इसके बाद दहन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले समाप्त हो जाने वाली है,
इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ही सीमांत अभिकर्मक है। अब देखिए मैंने कैसे कितना उत्पाद बनेगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर कर रही है। आप यहाँ देखें कि हमें 2 मोल ऑक्सीजन यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन होने पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती है 44 ग्राम। अब क्योंकि हमारे पास 2 मोल तो नहीं है, हमारे पास है 100 ग्राम यानी 3.125 मोल ऑक्सीजन। तो आप देखें 3.125 मोल ऑक्सीजन से हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। 1 मोल से प्राप्त होगी कितनी, आपकी जो मात्रा निकल रही है 44 ग्राम बटे 2, तो 100 ग्राम यानी 3.125 मोल से प्राप्त होगी 44 ग्राम। 44 बटे 2 गुणन 3.125, इसको गणना करने पर प्राप्त होता है 68.75 ग्राम। या मूल में निकालना चाहें तो ये सीधे मूल से करेंगे तो 1 बटे 2 गुणन 3.125 हो जाएगा, यानी 1.5625 मूल आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कौन सा सीमांत अभिकर्मक है और उससे कितने उत्पाद की प्राप्ति हमें होगी। ये अब हम देखते हैं, ये किसी रसायनज्ञ का एक आदर्श वाक्य है। संकेत, सूत्र और समीकरण रसायन की भाषा है। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसको कैसे संतुलित करते हैं, इसके संतुलित करने की कई विधियाँ हैं। यदि क्योंकि आप जानते हैं कि रासायनिक संयोग में यानी किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी क्रियाकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण जिसमें क्रियाकारकों की तरफ के तत्वों की परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों की तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी सभी तत्वों की संख्या संतुलित रहती है। इसके लिए हम कई विधियाँ उपयोग में लाते हैं। जो बहुत छोटे छोटे समीकरण होते हैं इनको हम अनुमान से ही संतुलित कर लेते हैं। अनुमान विधि है जो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी होगी। थोड़े बड़े समीकरण रहते हैं उनको हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित कर लेते हैं। मैंने एक समीकरण को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, उनको अलग अलग अनुमान विधि से संतुलित कर लेते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। तीसरी ऑक्सीकरण संख्या विधि है जी, रेडॉक्स क्रियाओं में होता है, माने जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की चीज़ें होती हैं, उसमें हम ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर है उसके आधार पर उसको संतुलित कर लेते हैं। और चौथा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ये भी रेडॉक्स क्रियाओं के लिए होती है, तो उसमें भी अपन आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करते हैं। इन बाद की 2 विधियों को हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। इस वर्ष केवल अपन यहाँ पे प्रारंभिक की 2 विधियों को समझेंगे। पहली अनुमान विधि देखेंगे, कक्षा 10 में आपने पढ़ ली है। आपने बिल्कुल एक सरल सा आप समीकरण ले लें, N2 + H2 बराबर NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें अपन एक टेबल बना सकते हैं। आप देखें बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में हमने परमाणु की संख्या लिखी है। आपने देखा यहाँ पे हमने लिखा है, ये आपका तत्व का नाम लिख दिया अपन ने, तत्व का संकेत लिख दिया। अब इसके बाएं पक्ष में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और दाएं पक्ष में नाइट्रोजन का केवल 1 परमाणु है, तो इसको संतुलन करने की जरूरत है। इस तरह हाइड्रोजन में देखते हैं तो बाएं पक्ष में 2 परमाणु हैं और दाएं पक्ष में 3 परमाणु हैं। अब हमको तो दोनों तरफ समान संख्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, यदि हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन को संतुलित करना चाहें तो हम यदि इन दोनों की संख्याओं का एलसीएम ले लें और एलसीएम के बराबर रख दें तो दोनों में समान हो जाता है। तो 2 1 एलसीएम 2 रहेगा, यानी हमें कितना चाहिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु चाहिए, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन को लें। हाइड्रोजन में एक में 2 है, दूसरी तरफ 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। तो यदि हम दोनों ओर 6 कर दें, अब क्योंकि एलसीएम लेने का मतलब ये है कि हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करें
दोनों को अलग अलग पूर्ण संख्याओं से गुणा करने पर दोनों में समान संख्या आ जाती है। तो इसमें 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम यही करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में 2 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे जहाँ पे दक्षिण पक्ष में 1 है तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, तो N2 यहाँ हो जाएगा 2NH3। अब यहाँ आपको देखा कि यहाँ आपको दाहिने इसमें भी 2 का गुणा करना था, 1 से आ गए, इसलिए आप यहाँ पे 2 का गुणा करने में ये काम पूरा चल जाता। अब यहाँ बचा तो यहाँ आपको 3 का गुणा करना है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन 3 का गुणा कर दो। इस तरह से N2 + 3H2 बराबर 2NH3। ये समीकरण संतुलित भी हो गया। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी 2 परमाणु हैं, इधर 6 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, यहाँ भी 6 परमाणु हैं, 2 3 6। यहाँ पर जो शुरू में जो संख्या लिखी होती है इसका गुणा सभी परमाणुओं की संख्या में होता है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें मान लो एक और तत्व ज़्यादा है। आप यहाँ देखें C3H8 यानी प्रोपेन है। प्रोपेन का दहन का समीकरण है ये। प्रोपेन यानी C3H8 + O2 बराबर CO2 + H2O। आप इसको इस समीकरण को देखें, देखने पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परमाणुओं वाला यौगिक है पहले हम उसको लेते हैं। तो हम देखें यदि हम इस प्रोपेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं इनको संतुलित कर दें, जल्दी संतुलित हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए प्रोपेन में हाइड्रोजन की संख्या 8 है और कार्बन की परमाणु की संख्या 3 है। तो क्यों ना हम इसमें दाएं पक्ष में जो कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो इसके 3 कार्बन संतुलित हो जाएंगे। हाइड्रोजन में 8 है हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन इसमें H2O में है, तो यहाँ पे चूँकि 2 H2 हैं, 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 4 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित कर लिए। अब आपके बचे ऑक्सीजन केवल। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप यहाँ देखें ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 3 × 2 यानी 3 दूनी 6, और पानी में 4 एकम 4, कुल संख्या होगी 4 और 6 10। अब बाएं पक्ष में भी 10 परमाणु होना चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे O2 है, केवल यही है, इसके साथ और कोई नहीं है, इसलिए हम सीधे से 5 से गुणा कर देंगे तो जी 5 O2 यानी 10 हो जाएंगी। इस तरह से आप देखते हैं कि हमारा 2 स्टेप में सारा समीकरण पूरा समीकरण संतुलित हो गया। देखो कार्बन की 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 है, ऑक्सीजन 10 है, इधर भी 10 है। इस तरह से ही समीकरण संतुलित हो गया। नोट यहाँ पे एक ध्यान रखना है, यदि कोई गैस यानी समीकरण में कोई गैस भाग ले रही है और वो परमाणु अवस्था में पहले अपन तोड़ के उनको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, कभी ऐसा हो संतुलित नहीं हो, कठिनाई हो रही हो, तो हम एक ऑक्सीजन लिख सकते हैं, 2 3 4 5 मतलब परमाणु के रूप में लिख लेते हैं इसको। इसके बाद फिर 2 का गुणा करेंगे तो अणु रूप में आ जाएगी। अब हम बात करें दूसरी विधि की। जो कुछ बड़े समीकरण होते हैं, जटिल होते हैं, इनको हल करने में आपकी जो अनुमान विधि काम नहीं आती है, तो हम ऐसे जटिल समीकरणों को कई छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ लेते हैं। जरूर नहीं है कि क्रिया के दौरान वो उत्पाद बनते हो नहीं बनते हों, उनको अपने सुविधा के अनुसार उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उनको पृथक पृथक अनुमान विधि द्वारा संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर हम समीकरणों को छोटी छोटी संख्याओं से गुणा कर देते हैं, इससे वो संतुलित हो जाए। आप यहाँ देखें, उदाहरण द्वारा ही समझ सकते हैं इसको। आपने एक समीकरण लिया, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है आपको, अभी अनुमान विधि से इसको संतुलित करना काफ़ी कठिन होगा, तो आप पहले यहाँ इसको देखें पहले समीकरण को। ये समीकरण है K-4 पोटेशियम परमैंगनेट + H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरस सल्फेट बनता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, H2O और Fe2SO4 होता है, यानी फेरिक सल्फेट। यहाँ फेरस सल्फेट से ही फेरिक सल्फेट में चेंज हो रहा है। इस समीकरण को सीधे सीधे संतुलन करना काफ़ी कठिन लगेगा। आप इसको क्या करें, इसको हम 2 समीकरण में तोड़ दें। पहला आप देखें, आपको यहाँ जो ये ध्यान देना है कैसे तोड़ते हैं अपन इसको।
आप दाएं पक्ष में देख रहे हैं कि सल्फेट 3 जगह बढ़ रहा है। अब पहले आप सबसे बड़े को देखें, KMnO4 में से देखो KMnO4 3 पार्ट में जा रहा है। एक तो पोटेशियम सल्फेट बनना है और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट बनना है। तो हम पहले इसको तोड़ लें। पहले तो KMnO4 की क्रिया सल्फेट अम्ल से होगी, तब सल्फेट बनेगा, तो आपको सल्फेट भी चाहिए। तो KMnO4 प्लस H2SO4 बना लीजिए आप K2SO4 MnSO4। अब इसमें हाइड्रोजन भी बच रही है और यहाँ से ऑक्सीजन भी बच रही है, तो पानी ही बना लीजिए। इसको एक समीकरण मान लीजिए, ठीक है। दूसरा समीकरण आप उसका लें फेरस सल्फेट का, तो फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, उसमें फेरस सल्फेट बना लीजिए। इस तरह से आपको 2 समीकरण प्राप्त होगा। लेकिन ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, तो पहले हम इन समीकरणों को संतुलित करते हैं। आप पहला समीकरण लीजिए, इसको संतुलित करने के लिए आप अनुमान विधि का प्रयोग करें। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे KMnO4 के तत्वों को आप संतुलित करना की कोशिश करें। तो पहले देखो यहाँ पे दाएं पक्ष में देखिए आप K2 है, यानी पोटेशियम 2 चाहिए, Mn भी 2 माना Mn 1 है। आप पोटेशियम को संतुलित करना चाहें तो हमें यहाँ पे 2 गुणा करना पड़ेगा, तो Mn में भी 2 गुणा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी 2 गुणा कर दें, तो यहाँ पे 2 गुणा किया, यहाँ 2 गुणा किया, तो हमें 2 पोटेशियम हो गए और 2 मैग्नीज हो गए, तो ये दोनों संतुलित हो गए। अब आपको संतुलित करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फेट भी आपको संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए सल्फेट कितने चाहिए, 2 सल्फेट तो इसको चाहिए, 2 संख्या में सल्फेट ये चाहिए और 1 सल्फेट ये चाहिए। तो सल्फेट कितने हो गए, 3। आपको 3 सल्फेट चाहिए, तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया। अब आपकी सल्फेट भी संतुलित हो गए। अब आप यहाँ देखें कि आपको अब संतुलित करने के लिए बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें H2O में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके 3 हाइड्रोजन भी हो गए। अब ऑक्सीजन को देखें, देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 गुणा 4 करिए तो 8 ऑक्सीजन हो गए, जबकि यहाँ उपयोग हो रहा है केवल 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 8 निकल रहे हैं और 3 उपयोग हो रहे हैं, तो 5 ऑक्सीजन भी बचेंगे। तो हम यहाँ पे 5 ऑक्सीजन परमाणुओं को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे +5 हो जाएंगे। इस तरह से ये जो आपका समीकरण है पहला वाला संतुलित हो गया। देखिए इसमें हमने ऑक्सीजन लिख लिया, जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन निकल रहे हो या नहीं निकल रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं और इसमें वो दूसरे में इधर ऐड कर देंगे। अब आप दूसरे समीकरण को लें। दूसरे समीकरण को संतुलित करने के लिए हम फिर यही अनुमान विधि का उपयोग करेंगे। ये आपका यहाँ पे FeSO4 प्लस H2SO4 बराबर Fe2SO4 होल थ्राइस। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आयरन के 2 परमाणु हैं, तो हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, तो 2FeSO4 हो जाएगा, आयरन संतुलित हो गया। अब आप सल्फेट देखें कि यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे तो 2 सल्फेट हैं और यहाँ पे 1 सल्फेट है, तो 3 सल्फेट हो गए, तो यहाँ भी 3 सल्फेट हैं, जो अपने आप संतुलित हो गया। अब देखिए सल्फेट संतुलित हो गया, आयरन संतुलित हो गया, अब बचा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन 2 बचे हैं, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अब 2 हाइड्रोजन अकेले तो चूंकि रहते नहीं हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी पानी बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे इधर ऑक्सीजन ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अपन ने पहले समीकरण में 5 ऑक्सीजन निकाली थी, तो ये ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल करना पड़ेंगी, तब संतुलित होगा। तो यहाँ पे हम 1 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो 1 H2O बन जाएगा। अब इस तरह देखें तो अब दूसरा समीकरण भी आपका संतुलित हो गया। अब यहाँ बैच ए है, देखिए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। अब चूँकि ऑक्सीजन तो हमें रिएक्शन मिक्सचर में प्राप्त नहीं हो रहा है,
तो बचना भी नहीं चाहिए आपका ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन को यहाँ संतुलित करना है। तो यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन की जगह 5 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये संतुलित होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में हम सीधे सीधे 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5 का गुणा, तो हमें ये 5 ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे इधर। फिर हम इसको समीकरण में जोड़ देंगे। तो 5 का गुणा करने पे ये हमें इस तरह प्राप्त हो जाएगा। पहला जो संतुलित समीकरण है, ये आपने लिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में और समीकरण 4 को, इन दोनों को जोड़ना है आपको। तो समीकरण 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे, समीकरण 3 में जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें 2 हैं, ये 2 पोटेशियम परमैंगनेट हैं। और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे, तो आपने 2 के MnO4 लिख दिया। आप यहाँ पे H2SO4 3 है और यहाँ पे H2SO4 कितने हो गए, 5। तो ये 3 और 5 8 हो गए, तो जी 8 H2SO4 हो गए। अब आप आयरन सल्फेट देखें कितने हो गए, यहाँ पे 10 आयरन सल्फेट हो गए, तो 10 फेरस सल्फेट यहाँ हो गए, बाएं पक्ष के हुए। अब दाएं पक्ष को देखें, दाएं पक्ष में K2SO4 यहाँ पे 1 है, तो अपने यहाँ पे K2SO4 लिख दिया। अब MnO4 2 हैं, तो ये अपन ने MnO4 2 लिख दिए। यहाँ पे फेरिक सल्फेट की 5 मूल हैं, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। जल देखें आप, यहाँ पे 3 जल के परमाणु हैं, 3 जल के अणु हैं, और यहाँ पे हो रहे हैं 5, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 8 अणु। जी जल के 8 अणु हो गए। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। इसको बार बार अभ्यास करने पे आप आसानी से समीकरण संतुलित करना सीख जाएंगे। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा समीकरण लिया अपन ने I2 + HNO3 बराबर NO2 + HiO2 + 3H2O। यहाँ इसको हम पहले 3 समीकरणों में तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन यहाँ बाएं तरफ एक जगह है, बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन तीनों जगह इस्तेमाल हो रही है। और चूँकि इनके हम अणु सूत्र को कभी नहीं बदल पाते, इनको HiO2 है तो यही रहेगा, इसको समीकरण संतुलन के दौरान इसको बदला नहीं जाता। तो हम इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। पहले अपन ने HNO3 लिया, HNO3 से NO2 बनेगा और H2O बनेगा, लेकिन इसमें NO3 में 3 हैं, NO2 में 1 है, तो इसमें ऑक्सीजन भी ये निकलेगा क्योंकि ये संख्या संतुलित नहीं हो रही है। दूसरा हम I2 + O करेंगे, क्योंकि I2 5 ये बना लिया अपन ने जी, इसलिए बना लेते हैं इस तरह का कि जो आगे आप HiO2 बनाना चाहे, HiO3 बना रहे हैं, HiO3 कर लीजिए इसको। इसमें HiO3 में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है H का 1+, O के 3-2 यानी -6, तो ये -6 और -1 घटा के -5 बचेगा। तो यहाँ पे आयोडीन -5 ऑक्सीकरण संख्या में है, तो यहाँ पे इसका आयोडीन के ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा I2O5। इस तरह रख लेते हैं, बने नहीं बने इससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है, आपके यहाँ संतुलित करने के लिए इस तरह का रख लीजिए। अब यहाँ देखिए तीसरा समीकरण इस तरह बना लीजिए जिसमें I2O5 उपयोग होता है, I2O5 + H2O = HiO3। ये आपने 3 समीकरण बना लिए।
बस इसमें यह ध्यान ये रखना है कि जो उत्पाद में प्राप्त नहीं होता है वो आप बनाएंगे तो दूसरे समीकरण में उसको उपयोग भी कर लेंगे ताकि एक दूसरे से कैंसिल हो सकें। अब हमने संतुलित करते हैं, अपने पहले भाग को संतुलित करिए। पहला समीकरण है HNO3 प्लस NO2 बराबर H2O प्लस O। तो आप यहाँ देखते हैं कि इसमें NO2 भी एक है, HNO3 में भी एक नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे HNO3 में 2 का गुणा करेंगे। अब नाइट्रोजन भी 2 हो गई तो यहाँ पे NO2 में भी 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी बची, इधर हो गई 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो गई 2 दूनी 4 और 1 5। अब एक ऑक्सीजन बच रही तो हमें प्लस में एक ऑक्सीजन लिख दिया आपने। अब अगले को संतुलित करिए, I2 प्लस O बराबर I2O5। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I2 तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे तो ये 5O हो जाएगा। तीसरा समीकरण I2O5 प्लस H2O है, तो यहाँ पे आप HiO3 में आप 2 गुणा करिए, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 6, तो यहाँ भी 5 और 1 6 होगा तो ये संतुलित हो गया। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे 5 ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है जबकि यहाँ एक ऑक्सीजन निकल रही है, तो हमें ये 5 ऑक्सीजन चाहिए है कहीं ना कहीं से, तो हम यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो यहाँ पे 5O हो जाएगा। अब ये 5O से 5O यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बाएं पक्ष में है दूसरा दाएं पक्ष में है। अब इनको जोड़ें, इनको जोड़ने पे हमें ये प्राप्त होता है। देखिए 5 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 HNO3, ये हो जाएंगे 10 NO2, ये हो जाएंगे 5 H2 और ये 5O। अब इनको जोड़ें तो 5O से 5O ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर I2O5 से I2O5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचे 10 HNO3, तो ये 10 HNO3 हो गए, यहाँ से I2 बचा, I2 ले लिया अपन ने, बाएं पक्ष खत्म। अब ये जल देखिए, यहाँ पे एक पानी है और यहाँ पे 5 पानी के अणु हैं, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो 4 पानी के अणु बचेंगे, तो ये 4 पानी के अणु दाएं पक्ष में बच गए। NO2 10 हो गए और HiO3 के 2 अणु हो गए। इस तरह से ये समीकरण आप संतुलित हो गया। और अधिक अभ्यास करेंगे तो आपको इनको हल करने में आसानी हो जाएगी।